हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मैं हूं शिवांगी एंड हम कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्लास 12th के बोर्ड पर्सपेक्टिव से, जेई नीट हर पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत हाई वेटेज का चैप्टर है। ठीक है, इसमें से थ्योरी पूछी जाती है, डेरिवेशन पूछी जाती है, डायग्राम्स, फॉर्मूला, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते एंड बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर थोड़े लेंदी हो सकते हैं, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ईजी एंड बहुत ही प्यारा चैप्टर है। नोट्स आज की वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड न्यूमेरिकल्स आप साथ साथ करना। आज की वीडियो में भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हैं और डेरिवेशन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। न्यूमेरिकल जैसे जैसे मैं कराऊंगी, आप पहले वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई करना। हो जाए तो स्किप कर देना, नहीं हो तो आप सॉल्यूशन तो मैं कराऊंगी। ठीक है, एंड चैनल सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं आगे। एंड लेट्स स्टार्ट। मैं आपको इनमें से ही, आपका सिलेबस है ना, और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी करा चुकी हूँ। हमने इलेक्ट्रिक करंट देखा, सबसे पहले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस देखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पूरी डेरिवेशन मैंने आपको करा दी है। ठीक है, मोबिलिटी पढ़ा दी है और उनका क्या रिलेशन होता है, सारे के सारे फॉर्मूलाज डिराइव कराए हैं। सेकंड पार्ट में मैंने ओम्स लॉ कराया है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक कराए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ऑलराइट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सब कंप्लीट हो चुका है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी हम आज की क्लास में करेंगे एंड इंटरनल रेजिस्टेंस देखेंगे सेल का, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम आज की क्लास में करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर और किरचॉफ्स एंड व्हीटस्टोन ब्रिज हम नेक्स्ट की क्लास में करने वाले हैं। सो 4 पार्ट्स में आपके चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। इसमें न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूडेड है। सबसे अच्छी बात यही है कि आपको थ्योरी तो हर कोई पढ़ा देता है, बट न्यूमेरिकल्स मैं करा रही हूँ आपको। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। सी, लास्ट क्लास में मैंने आपको रेजिस्टिविटी समझाया था कि क्या होता है, कंडक्टेंस बताया था, है ना, एंड हमने एक डेरिवेशन करी थी जिसमें हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव किया था, जो कि ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, है ना। यहाँ पे टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो the resistivity of any material depends on the number density of free electrons and the mean collision time। ठीक है, मीन कोलिजन टाइम को ही हम रिलैक्सेशन टाइम कह सकते हैं। तो जो डेंसिटी होती है वो बेसिकली इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले मेटल्स के लिए, मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स में क्या होता है, आपसे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ मेटल्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती है या कम होती है। ठीक है भाई, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी है, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो क्या रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो इसका आंसर मैं आपको समझाती हूँ। सी, ध्यान से सुनना पहले। मान लो यहाँ पे ना एक कंडक्टर है, ठीक है, मतलब मेटल है, कंडक्टिंग वायर है। अब इसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं डायरेक्शन में। अब अगर टी टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे, कोई भी T1 टेम्परेचर है, उसकी कोई रेजिस्टिविटी है ρ1। ठीक है, T2 टेम्परेचर मतलब जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया कुछ 1 डिग्री 2 डिग्री कितने भी डिग्री सेल्सियस से, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, उसकी रेजिस्टिविटी कुछ चेंज होगी। अब रेजिस्टिविटी भी थोड़ी ना सेम रहेगी, वो भी तो चेंज हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो कैसे चेंज होगी, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपने देखा है जब पानी उबलता है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत तेज वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस वायर का टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत तेज क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, उनकी वेलोसिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अब अगर बहुत रैंडमली और ज्यादा तेज मूव करने लग गए सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो कोलिजन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना, एक दूसरे से टकराएंगे। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराएंगे, मान लो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास तो मूवमेंट की जगह ही नहीं बचेगी। अब कहीं पे ट्रैफिक जैम लग जाता है तो जो आसपास की गाड़ियां होती है वो भी रुक जाती है ना, वो भी मूव थोड़ी ना कर पाती है, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है क्रॉस करने के लिए। सेम यही तरीका है कि समझने का इस चीज को, कि यहाँ पे अगर कोलिजन होंगे तो क्या होगा, कोलिजन के साथ जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, कोलिजन्स बढ़ेंगे बट इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है मतलब वो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज, रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है कि
जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी मूवमेंट को रोकना, रेजिस्ट करना, है ना। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या है, क्या मतलब है कि रेजिस्ट करना उनको, उनकी मूवमेंट को। तो जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उनकी मूवमेंट उतनी धीरे हो जाएगी, है ना। और धीरे हो गई मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि वो चीज तो रेजिस्ट कर रही है ना उस चीज को, तो वो बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, इसका मतलब है कि क्या, इनकी मूवमेंट और स्लो हो जाएगी, करंट जो होगा वो फ्लो नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो यहाँ थ्योरी में यही सब लिखा हुआ है। For metals, the number density n of free electrons is almost independent of the temperature. As the temperature increases, the thermal speed of the free electron increases. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी जो थर्मल स्पीड होती है वो इंक्रीज होती है, मतलब और तेज, ये रैंडमली मूव करने लग जाते हैं। Consequently, the free electrons collide more frequently with the metal ions. तो electrons का जो collision होता है वो क्या होता है, increase हो जाता है। The mean collision time decreases. जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम तो यही होता है ना कि एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन, मतलब सक्सेसिव कोलिजन में वो कितना जो है वो कर पा रहा है, टाइम इंटरवल ले पा रहा है, तो वो कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम को ही हम मीन कोलिजन टाइम कह सकते हैं, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी वजह से जो रेजिस्टिविटी होगी, वेरी गुड, तो जो रेजिस्टिविटी होगी मेटल, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये जो पूरा का पूरा जो मैंने एक्सप्लेनेशन कराया आपको एज इट इज इसको लिखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है टेम्परेचर के साथ वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सी, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। इसका मतलब क्या है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है टी नॉट, उस पे रेजिस्टिविटी रो नॉट है, ठीक है। फिर हमने टेम्परेचर को कुछ इंक्रीज करके टी पे पहुंचा दिया एंड उसकी रेजिस्टिविटी अब रो बन गई। तो हमसे जनरली रो पूछा जाता है कि नई रेजिस्टिविटी क्या है नए टेम्परेचर पे। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे जो ये अल्फा है, अल्फा को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये कांस्टेंट होता है हर मेटल के लिए, हर उसके लिए अलग होता है, ठीक है। आपको याद नहीं रखनी है एक पर्टिकुलर वैल्यू, आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। तो अल्फा क्या है, बेसिकली टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, it is defined as the increase in resistivity per unit resistivity per degree rise in the temperature। मतलब 1 डिग्री राइज करा हमने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से, अभी अगर T1 था तो उसमें T1 प्लस 1 डिग्री सेल्सियस करने पे उसकी रेजिस्टिविटी कितनी चेंज हुई, यही चीज क्या डिनोट करती है, हमारी अल्फा डिनोट करती है, ठीक है। इंक्रीज इन द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के इंक्रीज होने पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, मतलब 1 डिग्री से टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया तो उसकी रेजिस्टिविटी कितनी चेंज हुई, उसी को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। समझ आई बात। तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा वो था रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, ठीक है। बट रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ कैसा फॉर्मूला आएगा कि अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है उस पर कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तब क्या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस जो टर्म्स है वो चेंज हो जाती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। आर टी क्या है, यहाँ पे आर टी है रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर टी पे, आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा क्या है उसका जो कोफिशिएंट है, एंड जो ये टी है स्मॉल टी, ये क्या है, राइज इन टेम्परेचर। अगर आपको यहाँ पे आर नॉट ना देके, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ना देके किसी और टेम्परेचर पे दे देगा, तो यहाँ पे आपका टी माइनस टी नॉट या T1 हो जाएगा। देन इससे न्यूमेरिकल आता है, वो देखते हैं, इसको नोट कर लेना फॉर्मूला को। सी, the resistance of a platinum wire at 0 degree Celsius is 2 ohm and 6.8 ohms at 80 degree Celsius. Find the temperature coefficient of resistance of the wire. तो जनरली हमको एक जो टेम्परेचर होता है रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस के केस में वो 0 डिग्री सेल्सियस दिया होता है, दूसरा वाला टेम्परेचर कुछ दिया होगा, है ना, पर्टिकुलर वैल्यू होगी, और दोनों पे रेजिस्टेंस दिया। यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप इसमें गिवन लिखो कि क्या क्या है, ताकि आप भूलो नहीं, क्योंकि 2 ओम है और 6.8 ओम है तो मिक्स ना हो जाए, इसलिए आप पहले लिख लेना गिवन। तो गिवन क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, फर्स्ट टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उस पे जो आर है वो कितना है, R1 2 ओम, है ना। बट अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस दिया तो आपको उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसको क्या लिख सकते हो, आप उसको आर नॉट लिख सकते हो,
विच इज 2 ओम की वो समझ जाएंगे हम कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर कितना है हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस, राइट। एंड जो रेजिस्टेंस है 80 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना है हमारा 6.8 ओम्स। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको टेम्परेचर कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है अल्फा। तो बस फॉर्मूला लगा दो, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा। आर टी की वैल्यू पुट कर देते हैं 6.8 इज इक्वल टू आर नॉट कितना है हमारा 2 ओम्स, देन 1 प्लस अल्फा वी हैव टू कैलकुलेट, एंड टी क्या है राइजिंग टेम्परेचर। अच्छा यहाँ पे टी राइजिंग टेम्परेचर है, मतलब कुछ T2 माइनस T1 होना चाहिए। तो फाइनल टेम्परेचर तो 80 है, इनिशियल 0 था, इसीलिए इसको हमने T ही लिख दिया 80 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, सो 80 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप पहले इसको सॉल्व कर लो, ये कितना होगा 3.4 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा और इंटू 80। इसको इधर लेके जाएंगे ये माइनस हो जाएगा, तो 2.4 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 80 आ जाएगा ये। ठीक है, अल्फा कैलकुलेट करना है हमें, सो 2.4 अपॉन 80, डेसिमल हटेगा 10 नीचे आएगा, कैंसिल होके 3 पे जाएगा, सो ये कितना होगा 3 और 2 जीरो ऊपर जाएंगी तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। और अल्फा की जो एसआई यूनिट होती है वो कितनी होती है पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्या आ गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इतने इजी ही क्वेश्चन आते हैं इस वाले टॉपिक पे, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना होता है और आपको कैसे अप्लाई करना है आपको ये पता होना चाहिए। एक और न्यूमेरिकल है, देखो एक बार रीड कर लो क्वेश्चन, पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई करो सॉल्व करने की। सो क्या कहते हैं क्वेश्चन, द रेजिस्टेंसेज ऑफ आयरन एंड कॉपर एट 20 डिग्री सेल्सियस आर 3.9 ओम एंड 4.1 ओम। तो हमको दो वायर्स दिए हैं आयरन एंड कॉपर, तो दोनों की 20 डिग्री सेल्सियस ये वाला टेम्परेचर फिक्स है। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे जो दोनों वायर्स की रेजिस्टेंस वो क्या है 3.9 ओम एंड 4.1 ओम। ठीक है, 3.9 ओम आयरन का है, 4.1 ओम कॉपर का है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंसेस बी इक्वल। हमसे ये पूछा है कि कितने टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होंगे ना वो इक्वल होंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। सी, तो मान लेते हैं कि कुछ T डिग्री सेल्सियस पे जाके जो दोनों वायर्स के रेजिस्टेंसेस हैं वो इक्वल हो रहे हैं। तो सॉल्यूशन में मैं ऐसे लिखती हूँ कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर या आयरन है पहले, तो आयरन एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एट T डिग्री सेल्सियस। हमसे उन्होंने टेम्परेचर पूछा है, तो पहले हमें पर रेजिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, रेजिस्टेंस को निकाल के इक्वल पुट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि टेम्परेचर पे रेजिस्टेंसेस दोनों वायर के क्या हैं सेम है। ऑल राइट, तो अब फॉर्मूला यूज करते हैं हम। फॉर्मूला क्या था मैं बताती हूँ आपको फॉर्मूला, देखो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ये फॉर्मूला था। बट ये फॉर्मूला कब के लिए था, जब हमारा यहाँ पे T जो इनिशियल होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बट यहाँ पे इन्होंने इनिशियल कितना दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे आर नॉट की जगह कुछ R1 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे टी जो राइजिंग टेम्परेचर होता है वो इसलिए टी लिखते हैं क्योंकि T माइनस 0 के टी आ जाता है ना। बट यहाँ पे तो इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा T माइनस 20। सही है ना बात, मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो T इनिशियल तो हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है एंड T फाइनल वो हमें पता नहीं है, वो हमें पता करना है इस फॉर्मूला को अप्लाई करके। तो यहाँ पे दोनों इसका टेम्परेचर जो है T रखेंगे क्योंकि हमको बताया गया है क्वेश्चन में कि T डिग्री सेल्सियस पे दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल हैं, तो दोनों के RT का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इक्वल पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आर आयरन का देखो, आयरन के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, आयरन के लिए RT का फॉर्मूला क्या यूज होगा, आर नॉट कितना है इनिशियल वाला आयरन का 3.9 ओम, 3.9। ठीक है, और 1 प्लस अल्फा 1 लिख देते हैं, अभी अल्फा की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, अल्फा 1 और T माइनस 20। ठीक है,
ये किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एट T डिग्री सेल्सियस, तो सेम फॉर्मूला लगेगा। आर नॉट रेजिस्टेंस का कितना था, 4.1, तो 4.1 1 प्लस अल्फा और T-20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो अब, बस इसको हमें वैल्यूज पुट करनी है, अल्फा की जगह अल्फा 2 पुट कर दो। सो 3.9 1 प्लस अल्फा 1, अल्फा 1 मतलब आयरन का अल्फा कितना है, 5.05 into 10 to the power minus 3 and T minus 20 is equal to 4.1 1 प्लस अल्फा 2, इसका कितना है 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 4 ही लिख लो इसको, गुड, ठीक है, और T-20। अब इसको सॉल्व करना है, बस हमारे पास T आ जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको। देखो अंदर इस ये प्लस साइन है तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करो। 4.1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 3.9 प्लस 5 इंटू 3.9, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड T-20 एज इट इज इक्वल टू 4.1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, प्लस 4 इंटू 4.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और T-20। अब इस टर्म के पास भी T-20 है एंड इस टर्म के पास भी T-20 है, इसको कॉमन ले लेंगे। इसको हम क्या करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, इस वाली टर्म को, ठीक है, 3.9 को इधर लेकर जाते हैं। ये बस आपकी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए सॉल्व हो रहा है इतना सब कुछ। सो इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो 5 इंटू 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 T-20 माइनस पूरी टर्म को इधर लेके आएंगे 4 इंटू 4.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और T-20 इज इक्वल टू 4.1 यहाँ ऑलरेडी है, 3.9 को इधर लेकर जाएंगे तो ये 4.1 माइनस 3.9। समझ आई बात। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, T-20 यहाँ है, T-20 यहाँ है, 10 की पावर माइनस 3 है, 10 की पावर माइनस 3 कॉमन ले लो, ठीक है, अंदर कितना बचेगा 5 इंटू 3.9 माइनस 4 इंटू 4.1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, T-20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 19.5 माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.4 आएगा, 0.2। काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है इसलिए ध्यान से करनी है, एक एक स्टेप को ध्यान में रखिए। T-20 10 टू द पावर माइनस 3 एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3.1 है ना, इज इक्वल टू 0.2। बस अब हमें क्या करना है, हमको T-20 यही रखते हैं, बाकी सब चीज़ों को नीचे लेके जाते हैं। सो T-20 इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, 20 इसमें ऐड करना पड़ेगा, डेसिमल हटा 2 अपॉन 31 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा और प्लस में 20, ठीक है। सो T इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा 64.5, ठीक है, प्लस 20। सो इसको प्लस कर दोगे तो कितना हो गया 84.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आयरन का रेजिस्टेंस और कॉपर का रेजिस्टेंस दोनों सेम होंगे। काफ़ी लंबी कैलकुलेशन थी बट एग्जाम में बहुत हाई चांसेस ऐसे क्वेश्चन आने के, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेजिस्टेंसेज इन सीरीज एंड पैरेलल। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा है ना, रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन है, सीरीज एंड पैरेलल।
इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, क्या चीज पैरेलल में चेंज होती है पर सीरीज में सेम रहती है, क्या चीज सीरीज में चेंज होती है बट पैरेलल में सेम रहती है। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आपने 10th में अच्छे से पढ़ा है तो आपको आता होगा, बस रिवाइज कर लो इसको फटाफट से। तो अगर यहाँ पे मैंने 3 रेजिस्टर्स लिए, ठीक है, और उनको सीरीज में ऐसे कनेक्ट कर दिया और इनकी रेजिस्टेंसेज है R1, R2 एंड R3, तो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस इन तीनों को मिला के इनके कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, वो कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड अगर मैंने अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, किसी सेल से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ भी, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो करंट होता है, करंट रिमेन्स सेम, करंट रिमेन सेम। आपको ये चीज याद रखनी है क्योंकि अभी आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें चीज बहुत काम आएगी। करंट रिमेन्स सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स, ठीक है, बट वोल्टेज चेंजेस, वोल्टेज चेंजेस, ठीक है, याद रखोगे ये चीज। नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका सर्किट डायग्राम बनाती हूँ मैं पहले। अगर 3 रेजिस्टर्स हैं, उन्हें हमने पैरेलल में लगाया है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस है R1, इसकी है R2 एंड इसकी क्या है? R3। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब जो फाइनल रेजिस्टेंस होगी इन तीनों की, पूरे कॉम्बिनेशन की, वो कितनी होगी? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। एंड अगर इस कॉम्बिनेशन को मैंने किसी सेल के साथ कनेक्ट किया जिसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो उधर उस केस में क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है, तो वोल्टेज रिमेन्स सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स, ठीक है। और चेंज क्या होता है? करंट चेंजेस। कैसे चेंज होता है वो अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो पता चलेगा। करंट चेंजेस, तो अभी आप इस चीज को नोट कर लो, ठीक है। तो आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर अच्छे से पता करते हैं। देखो सर्किट डायग्राम देखो पहले, क्या सर्किट डायग्राम है आपको, और क्वेश्चन पढ़ो पॉज करके। अगर आपको खुद से सॉल्व करना आता है तो एक बार आप खुद से सॉल्व करके देखो, ठीक है, वरना मैं करा रही हूँ आपको सॉल्व। सी सबसे पहले आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर R1 इन द सर्किट गिवन बिलो। हमको यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में 4 रेजिस्टर्स दिए, 1 2 3 एंड 4, चारों की रेजिस्टेंस दी है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया जिसकी ईएमएफ या पोटेंशियल कितनी है? 60 वोल्ट। समझ गए बात? तो हमको R1 इसके अक्रॉस क्या निकालना है? वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, मतलब यहाँ V1 कैलकुलेट करना है हमें। तो V1 कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे करंट निकालना पड़ेगा पहले पूरे सर्किट में, ठीक है, फिर V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा V1 आएगा। तो करंट निकालने के लिए पहले हमें इस पूरे कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे? आप यहाँ पे देखो, R3 और R4 ये क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। R3 और R4 क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ एक एक चीज, ताकि फर्स्ट टाइम हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाए। सबसे पहले R3 एंड R4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब दो चीजें सीरीज में होती हैं तो उनका जो आंसर आता है R34, वो क्या होता है? R3 प्लस R4, नॉर्मल ऐड कर देते हैं। तो R3 की वैल्यू कितनी है? 5 ओम प्लस R4 की वैल्यू 10 ओम, तो ये कितना हो गया? 15 ओम। समझ आई बात? अब जब हमने इसको सॉल्व कर लिया ना, तो आप क्या करा करो, अगर आपको अभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आप इसको हटा के एक नया रेजिस्टर लगा दो जो 15 ओम का है,
ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि सर्किट एग्जैक्टली अब आगे क्या बन रहा है, सीरीज बन रहा है, पैरेलल बन रहा है। तो ये क्या क्या बन जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, जो फर्स्ट स्टेप हमने सॉल्व किया यहाँ पे 60 वोल्ट, तो एज इट इज, क्योंकि जिस चीज को हमने सॉल्व नहीं किया उसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। R1 इज इक्वल टू 18 ओम, R2 इज इक्वल टू 10 ओम। जिस चीज को हमने सॉल्व कर लिया उसको हम सॉल्व वाला लिखेंगे। ये क्या था हमारा R34, ये कितना था 15 ओम, ठीक है। और ये है हमारा 60 वोल्ट, नया कॉम्बिनेशन बन गया। अब आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है थोड़ी सी कि ये जो 10 ओम है और 15 ओम है ये कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब स्टेप 2 क्या होगा हमारा, स्टेप 2 विल बी, स्टार बना देती हूँ, कि R2 एंड R34 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ आ गई बात, है ना। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं, जो R इक्विवेलेंट आता है, R234 का जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या होगा, 1/R2 प्लस 1/R34, यही होगा R इक्विवेलेंट। इसको पुट कर दो वैल्यूज को, R2 कितना है 10 ओम, R34 कितना है 15। आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम कितना आएगा इसका 30, यहाँ कितना जाएगा 3 और यहाँ कितना जाएगा 2, तो 5/30 1/6। तो ये 1/R234 आ रहा है 1/6, तो R234 यहाँ से कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल ले लो 6 ओम्स। और क्लैरिटी मिल गई। अब नया सर्किट कैसे बनाओगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो आएगा वो कैसे आएगा, जो चीज हमने सॉल्व नहीं करी उसको एज इट इज रहने दो। तो ये बन गया, ये तो 60 वोल्ट ही रहेगा, ये 18 ओम ही रहेगा क्योंकि इसको तो सॉल्व किया नहीं, इनको सॉल्व कर लिया। तो अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, बना दो, मतलब सॉल्व करके एक रेजिस्टर आया ना तो बस एक ही बनेगा। तो 60 वोल्ट हो गया, ये R1 इज इक्वल टू 18 ओम हो गया, और ये कितना हो गया R234 6 ओम। अब और क्लैरिटी मिल गई आपको कि ये दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप, R1 एंड R234 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इनका जो R, अब तो R फाइनल निकालना है तो R इक्विवेलेंट लिख दो, R इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R234। R1 की वैल्यू 18 है, ये कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 24 ओम्स। ये हमारा R इक्विवेलेंट आ गया। अब जो हमारा सर्किट बना फाइनल, वो क्या बना, ये, है ना। और ये क्या हो गया हमारा R इक्विवेलेंट, जो कि आया 24 ओम, और ये क्या है हमारा 60 वोल्ट। बस क्लियर। तो अब यहाँ से करंट निकलेगा एंड ये इस पूरे सर्किट में जो कॉम्बिनेशन था उसमें जाएगा, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा I, राइट। तो I की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको सॉल्व कर लो। V इज इक्वल टू IR होता है, IR इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट कितना होगा V अपॉन I, तो कितना हो गया 60/2.4। डेसिमल हटाओ, 0 पर जाएगा, 6 से कट कर दो, 100/4, तो कितना हो गया 25 एम्पियर। ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब जो करंट निकली, जो ये हमारा ओरिजिनल कॉम्बिनेशन था, तो जो करंट हमारा निकलेगा 25 एम्पियर यहाँ से, वही 25 तो यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ से जो 25 एम्पियर निकला, वही 25 एम्पियर यहाँ जाएगा, यहाँ पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। बट हमें तो पोटेंशियल ड्रॉप इधर का कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पे तो 25 एम्पियर ही जा रहा है वो, राइट। तो यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा अब हमारा, V1 जो कि हमको एक्चुअली निकालना था, सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 विल बी V1 इज इक्वल टू IR1। I कितना है 25 और R1 18 ओम, तो कितना आ गया आंसर। ये तो इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए,
यहाँ पे ना ये मिस्टेक हो गई, ये 24 था, यहाँ पे 24 आएगा, 2.4 नहीं आएगा, पता नहीं मैंने डेसिमल क्यों लगा दिया, एक सेकंड। यहाँ पे ये कितना होगा 24, पता नहीं डेसिमल क्यों लग गया मुझसे, तो ये ऊपर नहीं जाएगा डेसिमल। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/4, ठीक है, तो ये आएगा 2.5। हाँ अब ठीक है, तो ये 2.5 एम्पियर होगा। वही मैं सोचू इतना ज्यादा करंट कैसे आ रहा है। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका V1 आएगा 45 वोल्ट्स। तो ये है हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1। समझ आ गई बात? तो ये बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से नोट कर लेना। आगे चलते हैं, एक बार पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कर लो, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो खुद से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स टेक करंट ऑफ 7.5 एम्पियर फ्रॉम अ 30 वोल्ट सप्लाई। बस यहीं रुक जाओ, पहले एक लाइन का मतलब समझो कि क्या कह रहा है, कि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसमें 3 रेजिस्टर्स है, ठीक है, 3 रेजिस्टर्स हैं, और वो कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये 1 रेजिस्टर, 2, एंड ये क्या हो गया, थर्ड रेजिस्टर, ठीक है, R1, R2 एंड R3। करंट कितना जा रहा है यहाँ पूरी कॉम्बिनेशन में, 7.5 एम्पियर, और इसको कौन सी कितनी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है, 30 वोल्ट, यहाँ पे दे रखा है ना 30 वोल्ट सप्लाई, और करंट कितना जा रहा है 7.5 एम्पियर, ठीक है। इफ टू रेजिस्टर्स आर 10 ओम एंड 12 ओम, फाइंड द थर्ड वन। तो मतलब फर्स्ट वाले की वैल्यू हमें 10 ओम दे रखी है, सेकंड वाले की वैल्यू 12 ओम दे रखी है, थर्ड वाले की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस आपको ये समझ आना चाहिए कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो इसमें पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होगा। अब ये करंट और वोल्टेज हमको क्यों दे रखी है, ये करंट और वोल्टेज हमको इसलिए दे रखी है ताकि हम टोटल जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है, मतलब इन तीनों का कंबाइन करके जो इक्विवेलेंट आएगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो V इज इक्वल टू आई, आर इक्विवेलेंट या आर पी होगा, है ना, जो भी फॉर्मूला लगेगा ओम्स लॉ, उसमें ये जो रेजिस्टेंस आते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस आता है, तो हमको यहाँ पे V30 दिया है, इज इक्वल टू आई कितना दिया है 7.5, 7.5, और आरपी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आरपी कितना हो जाएगा 30/7.5, पॉइंट हटाओगे 0 पर जाएगा, ये 4 से कट होगा तो आंसर कितना आएगा 4 ओम। ये इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस आया है, ठीक है। अब हमें R3 कैलकुलेट करना है, हमारे पास R1 है, R2 है, तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अभी बढ़ाया मैंने आपको, ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दो बस, 1/4 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू R1 था 10 ओम, R2 कितना था 12 या 15, 12 ओम, ठीक है, और R3 हमको निकालना है तो उसको R3 ही रखो। समझ गए बात? अब R3 कैलकुलेट करने इसको इधर रखते हैं, इन दोनों को इधर लेकर जाते हैं, तो 1/4 माइनस 1/10 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/R3, ठीक है। एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आएगा 12 और 60 ले लेते हैं, 60 आएगा एलसीएम, ठीक है। ये कितने भी जाएगा 15 माइनस 6, और यहाँ पे -4 नहीं 5 इज इक्वल टू 1/R3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो आपका आएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 11, है ना, 4 आएगा यहाँ पे, 4/60, तो ये कितना हो जाएगा 1/15 इज इक्वल टू 1/R3। अब आपको R3 कैलकुलेट करना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो कितना आ जाएगा 15 ओम, ठीक है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए थी, कि आपको ये पता होना चाहिए था कि जो ये 7.5 और 30 वोल्ट आपको क्वेश्चन में दिए, इसका यूज कहाँ पे करना है। समझ गए? आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देखो
अभी तक हम जो भी रेजिस्टर या उसकी रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे वो एक्सटर्नल थी, मतलब हम खुद से एक सर्किट में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ठीक है, कोई भी रेजिस्टर को लगा रहे हैं हम उसके अंदर, सर्किट के अंदर। तो अभी तक हम जितने भी रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे ये सब क्या थे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस थे, जो बाहर से कोई भी जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो इंसर्ट कर रहा है उसके अंदर। बट अब हम क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। जो सेल हमने पढ़ा था अभी तक, हम इसके अंदर, सेल के अंदर का जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा अपना, ये भी तो कोई डिवाइस है, इसका भी रेजिस्टेंस है, तो वो इस रेजिस्टेंस को अभी तक हम नेग्लेक्ट करे थे। बट इस चैप्टर में अब हम क्या करेंगे कि इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो बाहर का रेजिस्टेंस होता है उससे कैसे कनेक्टेड होता है और क्या वोल्टेज आती है, तो वो सब देखेंगे, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब यही, एक बार डेफिनेशन जो लिखी है उसको रीड करो। The resistance offered by the electrolyte of a cell to the flow of current between its electrodes is called the internal resistance of the cell। जो सेल होता है ना, दो इलेक्ट्रोड्स होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव, तो उनके बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसी को ही, या रेजिस्टेंस ऑफर करता है जो सेल, उसी को ही हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे ये सेल है, ठीक है, इस सेल का ईएमएफ ई है, डन। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे आता है, इसके साथ में ही बना देंगे। एंड जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है ना उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। एंड जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो अगर कहीं पे भी किसी भी सर्किट में आपको स्मॉल आर दिख जाए तो इसका मतलब वो क्या है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। और अगर कैपिटल आर दिख जाए तो वो क्या है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। समझ आई बात। अब एक चीज आती है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछी जाती है आपसे पेपर में, डेरिवेशन है छोटी सी। सबसे पहले देखना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको डायग्राम बनाती हूँ पहले। हम क्या करते हैं, डायग्राम में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, इस रेजिस्टर की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो आर है। हम यहाँ पे एक सेल लगाते हैं। अब इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ ऐसी, ये। तो सेल की जो ईएमएफ है इसको ई लिखते हैं, ठीक है, एंड इसको क्या लिखेंगे, आर। तो ये समझ बहुत क्लियर है ना डायग्राम से कि जो हमारा ये है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये क्या है, ये इस सेल का ही इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, एक चीज होती है ईएमएफ और एक चीज होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तब होती है जो किसी भी डिवाइस में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में, जब एक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। जैसे अभी हमने इसको ऑन कर दिया सर्किट को, ठीक है, तो यहाँ से एक करंट फ्लो करने लग जाएगा, राइट। अब जो ये करंट फ्लो करेगा आई, तो हमको पता है कि सीरीज में करंट सेम रहता है बट वोल्टेज क्या हो जाती है, डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंट हो जाती है। तो इसके अक्रॉस ये दोनों टर्मिनल्स हैं इसके, और इसके क्या हैं, ये दोनों टर्मिनल्स हैं, तो इनके अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जो कब एग्जिस्टेंस में आता है, उन डिवाइसेस पे जब सर्किट में करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर V है और ये क्या है, V डैश। समझ गए बात। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखो, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन अ करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा तब उसके जो टर्मिनल्स है उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है। एंड जब करंट फ्लो करने लग जाएगा तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, उसको V से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे आप ये डायग्राम देखो, सबसे पहले ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। एक सीरीज में मैंने आपको पढ़ाया था कि करंट सेम रहता है तो इसके क्रॉस भी आई करंट ही होगा, ठीक है, एंड ये पूरा घूम के आएगा तो इसके क्रॉस भी क्या होगा, आई करंट होगा। समझ आई बात। बट इसके दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग होगा। बट ये दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके सम के इक्वल होगा, ई के सम के इक्वल होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे ये 10 वोल्ट है और अगर ये 6 है तो इसको 4 होना पड़ेगा, ठीक है। ये जो भी हम अप्लायंस लगाते हैं, जो भी रेजिस्टर लगाते हैं, कोई भी डिवाइस लगाएंगे, उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो हमारे मेन जो हमारा सोर्स होता है उसके सम के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, ज्यादा या कम नहीं हो सकता। तो इसके डेरिवेशन देखते हैं सबसे पहले। जो ईएमएफ होगा वो किसके इक्वल होगा, V प्लस V डैश,
समझ गए ना? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टर एंड V डैश इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टर। अब ओम्स लॉ लगाओ यूजिंग ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ? इस रेजिस्टर में ओम्स लॉ लगाते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब इस रेजिस्टर में लगाते हैं तो V डैश इज इक्वल टू आई आर, ये हो जाएगा। दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, V की जगह आई आर पुट कर दो, V डैश की जगह आई आर स्मॉल आर पुट कर दो। सो E इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। समझ आ गई बात? I को कॉमन ले लेते हैं, I कॉमन आ जाएगा, R प्लस स्मॉल आर, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से I कैलकुलेट करते हैं, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर। ये हमारा क्या आ गया? करंट। ओके, तो अगर आपको कोई भी सर्किट दिया होगा और उसमें आपको ईएमएफ एंड इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होगी तो आप उससे करंट कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या करंट आ रहा होगा। अब इस करंट को यहाँ पे और इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं इस करंट की वैल्यू को, तो यहाँ हमारे पास V और V डैश की वैल्यू भी आ जाएगी। सो V क्या हो जाएगा हमारे पास? V विल बी E कैपिटल R और R प्लस R, ठीक है। और V डैश क्या हो जाएगा हमारे पास? E और स्मॉल r एंड R प्लस R। डन है। अब एक और फॉर्मूला आता है जो अभी हम यूज करने वाले हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया? E इज इक्वल टू V प्लस V डैश, तो बस आप ये याद रख लो, E इज इक्वल टू V प्लस V डैश की जगह क्या पुट करेंगे? I इंटू स्मॉल r। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो भी हम आगे सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल करने वाले हैं तो उसकी डेरिवेशन में हम इसको यूज करेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। समझ आई बात? ये दो छोटी सी फॉर्मूलाज थे। डन, आगे चलते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल रखा है अब मैंने यहाँ पे लास्ट टॉपिक से रिलेटेड। एक बार वीडियो को पॉज करो एंड इसको सॉल्व करो एंड अब मैं कराती हूँ आपको। सी, अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम आएगा यहाँ पे एंड सप्लाई 0.25 एम्पियर करंट। बस रुक जाओ, एक एक लाइन देख के पढ़ो। सबसे पहले क्या बोला है? एक सेल है, उसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया जो कि 12 ओम का है, ठीक है, एंड सप्लाई 0.25 एम्पियर करंट। और करंट कितना आ रहा है उसको कनेक्ट करने के बाद? 0.25 एम्पियर। तो सॉल्यूशन में केस वन के अंदर हमारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितना है बेटा? 12 ओम, ठीक है। और करंट कितना है? 0.25 एम्पियर। डन है बात? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 4 ओम। अब केस 2 में हमने क्या कर दिया? एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज इसको पढ़ना आना चाहिए। देखो क्या लिखा है? व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 4 ओम द करंट रिड्यूसेस टू 0.1 0.2 एम्पियर। एक जगह बाय लिखा है, एक जगह 2 लिखा है। इसका मतलब क्या है? इंक्रीज्ड बाय, जब भी बाय आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो ओरिजिनल वाला था उसमें जो बाय इंक्रीज करा है या डिक्रीज करा है उसको प्लस कर दो या माइनस कर दो, ठीक है। मतलब जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल, जो इनिशियल था 12 ओम, वो इंक्रीज्ड बाय 4 ओम हो गया। तो मतलब जो अब हमारा न्यू रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा? जो इनिशियल था उसमें प्लस कर दो, तो ये हो गया 16 ओम। समझ आ रही है बात में? और द करंट रिड्यूसेस टू, टू लिखा है यहाँ पे, 0.2 एम्पियर। तो मतलब जो अब हमारा न्यू करंट था वो क्या बन गया? 0.2 एम्पियर। अगर यहाँ पे आता रिड्यूसेस बाय 0.2 एम्पियर तो हम 0.25 में से माइनस करते 0.2, ठीक है। तो ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब एग्जाम में पेपर दोगे तो बहुत प्रेशर होगा ऑलरेडी दिमाग पे, है ना। ये चीजें तभी सही हो पाती है जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो एंड आपको पता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आप अपने दिमाग में उस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हो वो आप फॉर्म कर पा रहे हो सेंटेंसेस। सो आप, उसने क्या पूछा है? सबसे पहले ईएमएफ कैलकुलेट करनी है और इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सब इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं, आई इज इक्वल टू ई आर अपॉन
आर प्लस स्मॉल आर, ये हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट केस में ये फॉर्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट केस में ये करते हैं, आई है हमारा 0.25, ई हम अपने को पता ही नहीं है, नहीं दे रखा, आर है 12 प्लस स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ से ई निकाल लो, ई इज इक्वल टू 0.25 12 प्लस आर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड केस में सेम फॉर्मूला लगाओ, तो करंट कितना है 0.2 इज इक्वल टू, ई नहीं पता रहने दो, 16 प्लस स्मॉल आर, ठीक है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई निकालो, ई विल बी 0.2 16 प्लस आर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम इक्वेट कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों में ईएमएफ है, डन। तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0.25 12 प्लस आर, अब आर इससे निकल जाएगा बहुत इजीली, 0.2 और 16 प्लस आर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 को इससे तो 3 आएगा, प्लस 0.25 आर इज इक्वल टू, इसको करोगे मल्टीप्लाई तो 3.2 आएगा, प्लस 0.2 आर, डन। 0.2 को इधर ले जाओ, 3 को उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 0.25 आर माइनस 0.2 आर इज इक्वल टू 3.2 माइनस 3, कितना हो गया ये 0.05 आर इज इक्वल टू 0.2। बस अब हमको आर निकालना है, आर विल बी 0.2 अपॉन 0.05, दो जीरो ऊपर जाएंगी, एक जीरो आएगी नीचे, कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज 4 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करना था, ईएमएफ कैलकुलेट करो अब फर्स्ट पार्ट की जो ईएमएफ आई थी, ईएमएफ यहाँ से कैलकुलेट कर लो इक्वेशन नंबर 2 से। इन इक्वेशन 2 E इज इक्वल टू 0.2 और 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, सो ईएमएफ क्या आ गई हमारी 4 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये आपको आना चाहिए था। एंड आज काफी टॉपिक्स करे, काफी न्यूमेरिकल्स करे। नेक्स्ट क्लास में हम सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल की कंप्लीट डेरिवेशन करने वाले हैं और किरचॉफ्स लॉ भी पढ़ने वाले हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी वो भी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।